अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हसन शराजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शराजी केमिस्ट। आज जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ एफएससी पार्ट 1 को, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारे पास स्टैक्योमेट्री, उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। हमने लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है और हम बुक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। जिस तरह हमारे पास जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक्स है वो है 1.2 मोल कैलकुलेशन। तो आज हम मोल कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो मोल कैलकुलेशन पे जाने से पहले हम एक सब टॉपिक जो मोल कैलकुलेशन में दिया गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मोलर मास। मोलर मास की डिफाइन करेंगे और उसकी कैलकुलेशन को देखेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, मोल कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो मोलर मास जो है हमारे पास ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोलर मास होगा। देखें हमेशा जो है वो जो टॉपिक का नाम होता है वो पूरे टॉपिक को कवर करता है। तो आप देखें तो मोलर मास, मोलर मोल के रिलेटेड बात है और मास का मतलब मास हो गया, वेट वगैरह। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, रिपीट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमारे पास जो उसका मास होगा वो उसका मोलर मास होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मोलर मास, मोलर मास डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो जैसा बात की है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो उसका मास होगा, 1 मोल का जो मास होगा किस में, ग्राम में, वो हमारे पास क्या होगा, उस चीज का मोलर मास होगा। अब आपकी बुक में हमारे पास मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए 2-3 स्टेप दिए गए हैं। उन 2-3 स्टेप्स को पढ़ने से अच्छा है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे मेरे ख्याल में आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो मोलर मास हमारे पास हम H2SO4 का निकालते हैं। किस चीज का, हमारे पास H2SO4 है, इसका हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस H2SO4 में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं। देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो इसी के मुताबिक हमने मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, फिर जो है हमारे पास क्या लिखना है, उस एलिमेंट का मास लिखना है। देखें हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन 2 है, मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 हो गया। बस हाइड्रोजन हो गया खत्म, दरमियान में प्लस डालें। नेक्स्ट के लिए सल्फर है हमारे पास, सल्फर कितने हैं हमारे पास, ओनली 1 सल्फर इज प्रेजेंट एंड द मास ऑफ द सल्फर इज 32। सो तो हमारे पास सल्फर डन हुआ, तो दरमियान में प्लस डालें। जैसे एलिमेंट खत्म होगा, यानी एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो सल्फर खत्म हो गया, आगे जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 है हमारे पास। ठीक है, 2 1 2 हो गया, प्लस 32 1 32 प्लस, और 4 16 हमारे पास ये हो जाता है आई थिंक 64। अब हम इनको प्लस करते हैं, 32 जमा 2, 34 और 64 आई थिंक हमारे पास 98 बन रहा है, 98 AMU। ठीक है, लेकिन इधर हम जो मोल कैलकुलेशन में देखेंगे उसमें हमने क्या किया, मास इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम। तो AMU को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ ग्राम आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। AMU भी लिखते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। तो ये हमारे पास मोलर मास था, इसमें कोई खास चीज नहीं है।
मास क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो मास होगा वो सब्सटेंस का क्या होगा, मोलर मास कहलाएगा। तो जैसा कि H2SO4 का एक मोल था हमारे पास, ठीक है, तो इसका हमने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया, बड़ा ही इजी है। तो थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, कैलकुलेशन की तरफ। तो मोल की कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये मोल की कैलकुलेशन के लिए। ये ऊपर वाला फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो मास गिवन होगा उसका मोलर मास हम कैलकुलेट करके उसका मोल हम निकाल सकते हैं। इसी तरह मोल की कैलकुलेशन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डिस्कशन हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, या मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और मोल की कैलकुलेशन हो, तो हमारे पास क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास हो सकते हैं, और उसके साथ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, जो कि एक कांस्टेंट है, परफेक्ट वैल्यू है, जो कि हमें याद है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। तो बुक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो इसी के मुताबिक एग्जाम्पल है 1.1, एग्जाम्पल 1.1। एग्जाम्पल 1.1 और इसका जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा भी लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मोल्स। तो गिवन डेटा में हमारे पास जो फर्स्ट चीज आई है वो क्या है कि मोल्स को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मोल्स, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ NaOH जो दिया गया है कितना है, 60 ग्राम दिया गया, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास ऑफ NaOH। देखें कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, उसका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप पढ़ के उसका बता सकते हैं कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए मैंने कहा अगर मास की बात आ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मास की बात आ जाए तो आप देखें कि इन दो फार्मूलाज में मास किस में यूज हुआ है, ऊपर वाले फार्मूला में मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें इस एग्जांपल नंबर 1.1 के स्टेटमेंट से ये तो समझ आए कि जो मोल है, मोल की कैलकुलेशन करनी है तो मोल इज इक्वल टू क्या दिया गया है, मास दिया गया है 60 ग्राम। तो मास दिया गया है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास किसका, NaOH का। NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करके हम वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा कि मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को मैंने m.m लिख दिया, ठीक है। अब मास हमारे पास कितना है, ये 60 ग्राम, लेकिन मोलर मास हमारे पास नहीं है। तो पहले मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने ऊपर H2SO4 का कैलकुलेट किया था। तो मैं लिखता हूं m.m, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं इसको। m.m इज इक्वल टू, आप फार्मूला लिखें, NaOH इज इक्वल टू, या इसको यूं लिखें, मोलर मास ऑफ NaOH। अब सोडियम, देखें सोडियम हमारे पास कितने हैं, ओनली वन, तो वन डाल दिया। सोडियम का मास, मास इसका है 23 प्लस। देखें एक एलिमेंट खत्म हुआ, नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं तो दरमियान में प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वन है, मास कितना है हमारे पास ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मास 16 है प्लस। हाइड्रोजन भी वन है और इसका मास 1 है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन और जमा है तो 23 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा प्लस 1 1 ज़र 1 आ गया। तो जो इसका आंसर आया है आई थिंक
24, 30 और 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल है ना, NaOH एक मोल है, तो 40 ग्राम मास, 40 ग्राम पर मोल, एक मोल का, ठीक है। तो ये 40 आ गया और मास कितना है 60। बस फार्मूला में पुट करें तो हम लिखते हैं मोल्स इज इक्वल टू, देखें मास कितना दिया गया है 60 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल हमारे पास। ग्राम से ग्राम कैंसल, इसको आप कैलकुलेशन करें तो आई थिंक 1.5 मोल आ रहा है, कितना 1.5 मोल आंसर आ रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया कि जिसकी स्टेटमेंट ये बता रही थी, क्योंकि ग्राम उसमें था तो हमें पता चला कि ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। हमने फार्मूला लिख दिया और चेक किया कि कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन सी फाइंड आउट करनी है। तो मोल फाइंड आउट करना था, हमने कैलकुलेट करना था, तो मोल हमने कैलकुलेट किया। उसके लिए मास हमें दिया गया था, मॉलिक्यूलर मास हमने खुद या मोलर मास फाइंड किया। तो मोलर मास ये आ गया, ऊपर मास रख के नीचे मोलर मास, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो हमारे पास 1.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 1.1 था, एग्जांपल 1.1। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1। बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, यानी जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो जो एग्जांपल, तो उसी के मुताबिक हम इसको कवर आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस इन AMU ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनके मॉलिक्यूलर या मोलर मासेस, आप भी मोलर भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर पीछे भी मैंने बात की है, तो वो फाइंड आउट करने हैं। तो एक है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और दूसरा हमारे पास है कैफीन C8H10N4O2। दूसरा हमारे पास कैफीन है C8H10N4O2। इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास को हमने कैलकुलेट करना है या मोलर मास को कैलकुलेट करना है। वही पैटर्न सेम टू सेम। सल्फर के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 1, ऑक्सीजन सॉरी मास कितना है सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2, मास इसका 16 हो गया हमारे पास, 32 प्लस 16 2 32, तो हमारे पास क्या आ गया 64 AMU। क्योंकि बुक वाले ने AMU के मांगा है कि AMU में दें, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 64 AMU is the molecular or molar mass of sulfur dioxide। थोड़ा सा नेक्स्ट इधर जाते हैं, इसका निकालते हैं। इसका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न चल रहा है। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 8, कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 10 और मास 1 प्लस नाइट्रोजन का 4 प्लस मास इसका 14 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 और ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 हो जाएगा। तो ये आई थिंक हमारे पास 96 हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, प्लस 10 1 10 हो गया, प्लस ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं 14 डिवाइड बाई 4 4 4 16 1 4 5 56 आ गया प्लस 32। तो ओवरऑल हमारे पास 194 AMU आ रहा है इसका रिजल्ट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन इज 194 AMU। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.58 ग्राम्स ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 55.8। देखें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम का।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स गिवन डेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने क्या करना है, मोल्स को फाइंड आउट करना है। क्या चीज दी गई है, 5.58 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का मास, यहां पे एक पॉइंट समझने का है, ग्राम, और एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक ऑफ Fe कितना है, 58.5 ग्राम, ठीक है, 58.5 ग्राम पर मोल है, या आप बस ठीक है, ग्राम पर मोल। अब देखें हमारे पास 5.58 ग्राम है और एटॉमिक मास। अब जरा इमेजिन करें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला एडजस्ट होगा। मोल्स फाइंड करने हैं, मास ऑफ आयरन, मास दिया गया है, तो आई थिंक मास दिया गया है तो पहले वाला फार्मूला लगेगा, मास की बात है तो पहले वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आएगी, देखिए मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो पहले हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहे थे, ये देखें H2SO4 है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ और थे, जैसे कि SO2 था, यानी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड थे, तो तब मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आ रहा था। अब सिंगल एटम है ये आयरन, आयरन सिंगल एटम है, तो आयरन में इस मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। फार्मूला सेम, सब कुछ सेम, जस्ट मोलर मास की जगह एटॉमिक मास आ जाएगा। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं, या पहले फार्मूला लिख लेते हैं, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, AM लिख दिया है मैंने, ठीक है, एटॉमिक मास मैंने लिख दिया है। तो बस वैल्यूज हमें दी गई है खुद ब खुद, तो पुट करते हैं, तो 5.58 ग्राम आ गया डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 0.1 मोल हमारे पास आंसर आएगा। जो आंसर है वो क्या है, 0.1 मोल। वही जो पॉइंट बताया है वो याद रखना है कि जहां पे कोई एक सिंगल एटम हो तो वहां पे एटॉमिक मास आ जाएगा, कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो हमारे पास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता है। और अगर वो अयानिक कंपाउंड है तो तब हमारे पास फार्मूला मास भी बन सकता है, ठीक है, ये नाम है कुछ इससे। तो एग्जांपल 1.2 की तरफ जाते हैं। 1.2 एग्जांपल में क्या कहता है, वो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ, तो क्या कैलकुलेट करना है मास, तो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, मास को कैलकुलेट करना है, तो हमने लिख दिया कि मास हमारे पास कैलकुलेशन में है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, वो कितने हैं, 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, ठीक है। मास मालूम करना है, फिर मास की बात है, मालूम करना है, तो आइडिया लगाएं कि फार्मूला नंबर 1 इज द बेस्ट फार्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम फार्मूला लिखते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, मोल्स हमारे पास गिवन है, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, मास इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिवाइड है मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हमारे पास हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 0.5 मोल्स तो पुट कर देंगे लेकिन मोलर मास हमारे पास
नहीं है, तो पहले मूव करते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? मोलर मास ऑफ CaCO3। हम डायरेक्ट लिखते हैं इसका मोलर मास, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो डायरेक्ट है इसका वो है 100 ग्राम पर मोल। कितना आ रहा है? 100 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मास आ गया। मोलर मास भी आ गया और मोल भी हमारे पास आ गए। बस वैल्यूज पुट करते हैं। मास इज इक्वल टू, मोल कितने हैं? 0.5 मल्टीप्लाई मास कितना है? 100, 0.5 मोल, क्या हो जाएगा? 0.5 मोल, और मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम पर मोल। यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में है, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 ग्राम आंसर आता है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। 50 ग्राम आंसर आ गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, बस इसमें एक चेंज थी, वो ये थी कि आपने क्या करना था, मास कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले को रीअरेंज किया गया। जो मोलर मास था उसको हम क्या कर गए, मोल के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम डन हुई। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सॉरी एग्जांपल, वो एग्जांपल 1.3 है हमारे पास, उसी की तरफ जाते हैं। एग्जांपल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 में हम देखते हैं गिवन डेटा हमें क्या देता है। गिवन डेटा में देखें तो वो कहता है कि इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 क्रॉस 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या दे रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 8.50 क्रॉस 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स गिवन है, मांगता क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर क्या करने हैं? वो हमने कैलकुलेट करने हैं। अब आप खुद आइडिया लगाएं कि यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात हो रही है, मोल्स मांगे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इन दोनों में से फार्मूला कौन सा? एक तो मास की बात नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल्स जो है, अगर हम इस फार्मूले को और से देखें तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये मॉलिक्यूल जो है ये पार्टिकल में आता है। देखें पार्टिकल में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स किस में आ रहा है? पार्टिकल्स में। तो मेरे ख्याल से ये वाला फार्मूला बेस्ट है, तो इसी फार्मूले को उठाते हैं। क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने के बजाय यहां उसने किस में बात की है? मॉलिक्यूल्स में, तो हम भी मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बहुत ही आसान है, एवोगाड्रोस नंबर। अब देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 8.50 क्रॉस 10 की पावर 25, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23। बस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 1.41 क्रॉस 10 की पावर 2 मोल। 1.41 क्रॉस 10 की पावर 2 मोल्स हमारे पास, ये इसका आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर जो है ये है। ठीक है, तो ये एग्जांपल 1.3 हो गई। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 में डिस्कशन है
कि हाउ मैनी कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट। तो गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे, हाउ मैनी कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट। तो कॉपर एटम्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। प्रेजेंट इज 0.5 मोल ऑफ कॉपर। तो मोल्स ऑफ कॉपर कितने हैं, 0.5 मोल, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। अब देखें, दोबारा समझे स्टेटमेंट को, हाउ मैनी कॉपर एटम्स, कौन सा फार्मूला लगेगा, एटम्स की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात, एटम्स की बात हो रही है, तो एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मौजूद हैं, तो एटम्स की बात है, तो ये जो सेकंड वाला फार्मूला है यही अप्लाई होगा। डायरेक्ट लिखते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर के लिए हम उसका सिंबल लिख लेते हैं Na, ठीक है। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, मोल हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा फार्मूले को रीअरेंज करने की जरूरत है, तो हम रीअरेंज की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एटम्स इज इक्वल टू, ये मोल था, क्रॉस एवोगाड्रो नंबर, ये मोल्स है हमारे पास और ये एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो मोल्स कितने हैं, 0.5 क्रॉस एवोगाड्रो नंबर कितना है हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर है 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23। जस्ट हमारे पास वैल्यूज मौजूद थे, जस्ट हमने फार्मूला को पहले एक पॉइंट जो है, फार्मूला समझना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आप फार्मूला समझ गए हैं, उसके बाद आपने देखना है कि क्या फार्मूले को रीअरेंज करना है या फार्मूला फिट है। अगर फिट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जिस तरह हमने इसको रीअरेंज किया। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3.011 क्रॉस 10 की पावर 23। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर है इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा समझना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है और रीअरेंज करना है या नहीं करना। बस दो क्वेश्चन बाकी हैं, एक एग्जांपल 1.54 और दूसरा है प्रॉब्लम 1.3। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना है, आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखें, कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने कहा है कि मास की बात नहीं है तो पहले वाला फार्मूला, उसमें दोनों फार्मूला यूज होंगे। देखते हैं किस तरह। वो कहते हैं हाउ मैनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट। फार्मूला यूनिट्स कहते हैं आयंस को या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात है। तो हाउ मैनी फार्मूला यूनिट्स, तो हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूला यूनिट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या दिया है, मास, मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, इसका मास कितना है, 125 ग्राम है हमारे पास, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब समझना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। देखिए फार्मूला यूनिट्स को फाइंड करना है। फार्मूला यूनिट्स अभी बताया है कि आयंस के बारे में बात है, तो आयंस की तरफ अगर आए तो ये हमारे पास सेकंड वाला फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स आयंस, आयंस इसमें मौजूद हैं, तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे पहले, फिर देखते हैं कि आगे कोई और फार्मूला भी अप्लाई होता है या नहीं होता। तो फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करते हैं। वो क्या है कि हमारे पास मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम इधर क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें जो चीज मांगी जाए, पीछे एटम्स मांगे गए थे तो हमने एटम लिखे, मॉलिक्यूल मांगे गए थे तो मॉलिक्यूल। अब फार्मूला यूनिट या आयंस मांगे गए हैं तो हम वही लिखते हैं, डिवाइड बाय
एवोगाड्रो नंबर, जो कि क्या है Na। अब देखते हैं कि क्या चीज हमारे पास मौजूद है और क्या चीज मौजूद नहीं है। फाइंड क्या करना है, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट यहाँ पे मौजूद है, तो अब थोड़ा सा रीअरेंज करने की भी जरूरत है। तो हमने इसको रीअरेंज किया, तो हमने ये पाया कि फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोल इधर था, ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां तक डन हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। अब मोल है नहीं, मोल हमारे पास नहीं, एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो मोल नहीं है, तो हम मोल्स को पहले फाइंड करते हैं कि मोल्स। तो मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला थे, ये ऊपर ऊपर वाला और नीचे वाले दो फार्मूला थे। अब पहले हमने नीचे वाला फार्मूला यूज कर लिया, अब पीछे हमारे पास कौन सा बचा, ये वाला फार्मूला बचा। ये इस तरह भी आप इमेजिन कर सकते हैं। जब आप देखें तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, ग्राम है, मास है, तब भी तो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। बात समझने की है कि अगर नीचे वाला यूज कर लिया तो ऊपर वाला फार्मूला बाकी है, उसको हम यूज करेंगे। तो उसी की तरफ जाते हैं, मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला नंबर 1 यूज कर रहे हैं। तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। फिर मास मौजूद है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास नहीं है, तो मॉलिक्यूलर मास पहले फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं। तो किसका था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड किया था, करना था। तो इसका डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारे पास क्या है 250 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो 250 ग्राम हमारे पास पर मोल मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब मास भी गिवन है 125 ग्राम और मोलर मास भी गिवन है, तो इस ऊपर वाले फार्मूला में पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू मास, मास कितना है 125 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 250 ग्राम पर मोल। अब देखें ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 125 वन सर और 2 सर 1/2 आता है, जो कि हमारे पास किस चीज के बराबर है, 0.5 मोल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, 0.5 मोल्स हमारे पास आ गए। अब जबकि 0.5 मोल्स, तो मोल्स हमारे पास आ गए, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, तो फार्मूला यूनिट की वैल्यू हम इधर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट एफ यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, और उसके लिए मोल्स कितने हैं 0.5 क्रॉस एवोगाड्रो नंबर कितने हैं हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 6.023 क्रॉस 10 की पावर 23। अब इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3.011 क्रॉस 10 की पावर 23, और ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट का हमारे पास फार्मूला यूनिट निकल आए। लास्ट एक बच गया हमारे पास, जो कि क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3। क्या कहते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ, क्या मालूम करना है गिवन डेटा में, मास हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 1.204 क्रॉस 10 की पावर 22 एटम्स। एटम्स कितने हैं, 1.204 क्रॉस 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ लेड, किसके, एटम्स ऑफ पीबी लेड के। ठीक है, इतने एटम्स हैं। और हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ लेड कितना है, एटॉमिक मास एम लिख रहा हूं, वो कितना है 207। ये हमारे पास गिवन डेटा है कि वो कहते हैं कि कैलकुलेट या व्हाट इज द मास ऑफ 1.204 क्रॉस 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ लेड। देखिए फार्मूला चेक करें कि क्या लगेगा। हमने क्या करना है, मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, तो ऊपर वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं पहले पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोल्स
इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने मास फाइंड करना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, जो कि मास इज इक्वल टू हमारे पास मोल्स क्रॉस मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, अब यहां पे चेक करें कि मोल्स मौजूद हैं हमारे पास, मोल्स नहीं है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, पहले जिस तरह एक क्वेश्चन आया था कि उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की जगह एटम था, एक सिंगल एटम, तो अब यहाँ भी एक सिंगल एटम है, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो यहाँ भी एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हमारे पास मौजूद है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स को पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर जाके हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। इस वाले फार्मूला को याद रखना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारे पास पहले वाला फार्मूला यूज हो चुका है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स भी हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमें गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1.2, वैल्यूज पुट करते हैं 1.204 प्लस 10 की पावर 22 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 प्लस 10 की पावर 23, और इसका जो आंसर आता है कैलकुलेशन करने के बाद वो हमारे पास क्या है, 0.01998, 0.01998 हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। ये हमारे पास मोल्स आ गए। ठीक है, ये मोल्स हमारे पास आ गए। अब फॉर्मूला याद है, मास हमने फाइंड आउट क्या करना था, मास। तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। मोल्स हमारे पास आ गए, एटॉमिक मास ऊपर गिवन है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं। इस फॉर्मूला को दोबारा लिखते हैं हम, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। मोल्स कितने हैं हमारे पास, 0.01998 क्रॉस एटॉमिक मास 207 हमारे पास एटॉमिक मास गिवन है, जो कि हमारे पास क्या बनता है, 4.13 ग्राम, 13 ग्राम, जो कि मास ऑफ किस क्या है, लेड, मास ऑफ लेड, और ये हमारे पास आंसर आता है। तो ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 और एग्जांपल 1.4 दो थोड़े से टाइपिकल क्वेश्चंस हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों फार्मूलाज यूज होते हैं। तो ये आपके थे तमाम क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी मसला हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप हमसे। ऑल द बेस्ट।